तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने कैपिटल गेन का कंटेंट। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, कैपिटल गेन में यूजुअली हम टारगेट करते हैं अपनी कैपिटल एसेट्स को। अपनी कैपिटल एसेट्स को बेचकर हमने जो भी कुछ प्रॉफिट या लॉस वगैरह अर्न करा है, वो बेसिकली कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है। ओके, इससे पहले वाले पार्ट में जैसे अगर हम देखें, हमने सैलरी की बात कर ली। तो सैलरी में क्या होता था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से जो भी अमाउंट अर्न करा जाएगा वो सैलरी हेड के अंदर आएगा। ओके, जब मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो वहां पर क्या सिचुएशन है कि जो रेंटल इनकम है, ओके, आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग है, उसकी सेक्शन 22 की काफी सारी टर्म्स हैं। उनको पूरा करने के बाद जब आप एक रेंटल इनकम जनरेट करते हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। पीजीबीपी आपका अपना कोई प्रोफेशन है, अपना बिजनेस है, उसमें आप एंगेज्ड हो, उससे जो भी कुछ अमाउंट अर्न कर रहे हो दैट कम्स अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, राइट। जब मैं कैपिटल गेन की बात कर रहा हूं तो यहां पर बेसिकली जो असेसी है वो बेच रहा है अपनी एसेट्स को। खाली एसेट्स कहना ठीक नहीं रहेगा, इसको कैपिटल एसेट बोला जाता है। वो क्या है अभी हम समझेंगे। एसेट का मतलब बेसिकली ये हुआ कि कोई भी एसेट, कोई भी चीज उसने आज से 1 साल 2 साल 3 साल पहले खरीदी थी, 5 साल पहले खरीदी थी, 10 साल पहले खरीदी थी, आज वो उसको बेच देता है और उससे एक अमाउंट जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज से 2 साल पहले आपने एक प्रॉपर्टी, एक वैकेंट लैंड जो है परचेस करी थी, मान लीजिए 30 लाख रुपए में। आज आप उसको बेच देते हो 50 लाख रुपए में। तो ये जो 20 लाख रुपए का अमाउंट आपने अर्न करा है अपनी एसेट के ऊपर, इसे बोला जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इसके क्या क्या अलग अलग केसेस है, कैसे टैक्सेबिलिटी होंगी, वही सारे सेक्शन, तमाम सेक्शन हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। ओके, अब सवाल ये उठता है कि एसेट कौन कौन सी बेची गई। भाई, घर का फर्नीचर है वो बेच दिया, घर की कुछ बुक्स थी पुरानी वो बेच दी, क्या ये भी कैपिटल एसेट के अंदर आएंगे? नहीं। तो यहां पर आपके सेक्शन 45 में कैपिटल गेन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करा गया है वो इस्तेमाल करा गया है आपका कैपिटल एसेट। क्या? कैपिटल एसेट के असेसी जो है अपने कैपिटल एसेट को बेचता है और उससे कोई अमाउंट जनरेट करता है, अर्न करता है, तो वो चीज बोली जाएगी आपकी कैपिटल गेन। जब मैं इसको और सिंप्लीफाई मैनर में आपको एक्सप्लेन करूं तो वो ये है दोस्तों कि कैपिटल गेन के अंदर असेसी ने को अपनी एसेट को सेल कर दिया, अपनी एसेट को सेल कर दिया। दैट इज द क्रक्स फॉर कैपिटल गेन। ओके, सवाल सिर्फ यहां पर यह है कि जो एसेट है क्या वो सारी एसेट मानी जाएंगी? नहीं। इसके लिए जैसा मैंने आपको बता दिया, इसको कैपिटल एसेट का नाम दिया जाएगा। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, वही अगर बेची जाएं और उस पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, वटेवर, उसको कैपिटल गेन के अंदर हम टैक्सेबल करेंगे। और खाली सेल वर्ड को ना बोलकर यहां पर जो बेटर वर्ड इस्तेमाल करा गया है वो है ट्रांसफर। ठीक है, हालांकि बेचना मतलब आप एसेट बेचोगे तभी प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे केसेस होंगे। मान लीजिए आपकी वो जो जमीन है जो मैंने एग्जांपल में ली, वो अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने कंपलसरीली एक्वायर कर ली। ओके, कंपलसरीली एक्वायर कर ली। अब आपने बेची तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो वो सिचुएशन सेल की नहीं है, बट स्टिल इट कम्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। तो इसीलिए हम ट्रांसफर वर्ड का यूज करते हैं कि सेल हर जगह फिट नहीं बैठता। ओके, अच्छा, एक और चीज इसमें आती है, वो ये कि आपने वो जो 30 लाख रुपए की जो जमीन थी वो खरीदी थी और आज आप उसको 50 लाख में बेच रहे हो। 20 लाख रुपए का आपको फायदा हुआ, गेन हुआ, उसको हमने कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल करा। लेकिन लोगों की ये शिकायत हो जाती है कि यार हमने तो ये अपनी नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्ट करा था पैसा, हम इसको बेचकर कहीं और जमीन खरीदने जा रहे थे, हमारा पैसा था, हमारी जमीन थी, अब गवर्नमेंट खामा बीच में आके हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ा रही है। तो गवर्नमेंट को भी चीजें पता होती हैं कि यूजुअली लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने एरिया को, अपने घर को शिफ्ट करने के लिए एसेट्स को बेचते हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई बात नहीं, हम आपके ऊपर इमीडिएट बेसिस पर टैक्स का बर्डन नहीं डालेंगे। अगर आप ये अर्नड मनी, भाई 30 लाख का आपने 50 लाख में बेचा, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, ये प्रॉफिट टैक्सेबल है कैपिटल गेन में। लेकिन अगर आप इस 20 लाख रुपए को गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड स्कीम्स में, नोटिफाइड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देंगे,
तो सरकार आपसे टैक्स नहीं मांगेगी, मतलब टैक्स बचाने का मौका दे दिया। जैसे सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, हालांकि अभी आगे चल के डिडक्शन नाम का हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या है कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जहां पर आपको टैक्स बचाने का मौका मिलता है। तो सेम ऐसे ही कैपिटल गेन में जो कंक्लूजन है वो ये कहती है सेक्शन 45 में कि अगर आपने अपनी कैपिटल एसेट बेची है, बेची से बेटर वर्ड ट्रांसफर करी है, तो उस पर होने वाला प्रॉफिट आपका कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा। ओके, साथ ही उस टैक्स को बचाने के लिए आप गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स में पैसे लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो तमाम जो बेनिफिट्स हैं, तमाम जो स्कीम्स हैं, एग्जम्पशंस हैं, वो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो सेक्शन 54, 54B, ई, सी, जी, ए, जी, बी, बहुत सारी सीरीज है, बहुत सारा पॉइंट है आपके सेक्शन 54 के अंदर। अगर उस पैसे को इन्वेस्ट करा गया तो सीधी सी बात है आपका टैक्स बच जाएगा। ओके, तो ये कंक्लूजन हो गई जो सेक्शन 45 में इसके बारे में बात करता है। ओके, नाउ अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने आती है वो आती है कैपिटल एसेट। कि सर कैपिटल एसेट में आपने बोला कि सारी की सारी जो एसेट्स हैं वो कैपिटल एसेट के अंदर क्वालिफाई नहीं होंगे, है ना। घर का फर्नीचर, घर के बर्तन, ठीक है, ये सब जो है वो कैपिटल गेन के अंदर नहीं आएंगे, कैपिटल एसेट के अंदर नहीं आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे, ओके, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉलोइंग आइटम्स नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स: स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, गोल्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कैपिटल एसेट के अंदर नहीं आती। इसको और सिंप्लीफाइड मैनर में करने के लिए दोस्तों आप ये एक टेबल बना सकते हैं, काफी आसान रहेगा। मैंने कैपिटल एसेट्स के लिए एसेट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया। ओके, कैपिटल एसेट को 4 पार्ट में डिवाइड करा। सबसे पहला जो मैं यहां पे लिख रहा हूं वो एसेट्स जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा वो एसेट्स जो रिलेटेड है एग्रीकल्चर लैंड से, ओके, एग्रीकल्चर लैंड से। उसके बाद वो एसेट्स जो पर्सनल यूज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जो लास्ट आ जाती है हमारे सामने वो है बॉन्ड्स। गॉट द पॉइंट। तो एसेट्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ये पहचानने के लिए कि ये आपकी इसमें से कौन सी कैपिटल एसेट होती है और कौन सी नहीं होती। बिजनेस एंड प्रोफेशन में आप फर्दर 2 पॉइंट्स लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे उनका स्टॉक इन ट्रेड, और उसके अलावा अदर्स। स्टॉक के नीचे आप क्रॉस लगा देंगे और अदर्स के नीचे आप राइट का निशान लगा देंगे। मतलब बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होने वाली एसेट्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाली एसेट्स सारी की सारी कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट होती हैं, सिवाय स्टॉक इन ट्रेड के। भले ही कार हो, भले ही फर्नीचर हो, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल प्रोफेशन के लिए हो रहा है, बिजनेस के लिए हो रहा है, ये सभी डेप्रिसिएबल कैटेगरीज में आती हैं। और एक डेप्रिसिएबल एसेट, बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली डेप्रिसिएबल एसेट हमेशा क्लासिफाई होगी एज एन कैपिटल एसेट। सिर्फ स्टॉक को, जो रेगुलर बेसिस पर उनका खरीदा बेचा जाता है, उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। जब मैं एग्रीकल्चर लैंड की बात करता हूं दोस्तों, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक है आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड और एक है आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। याद रखिएगा, मैं खाली जमीन नहीं बोल रहा हूं, खाली जो लैंड है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा हूं। तो इंडिया में ऑब्वियसली रूरल एरिया ज्यादा है, हम फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। तो जो रूरल एरियाज की एग्रीकल्चर लैंड है उनको कैपिटल एसेट के अंदर क्वालिफाई नहीं करा गया है, इनको कैपिटल गेन यानी कि टैक्स के दायरे से बाहर ही रखा गया है। जबकि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट के अंदर ट्रीट होगी। ओके, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या आता है, अगर एग्रीकल्चर वर्ड दोस्तों हट जाता है, खाली जमीन की बात करते हैं, तो फिर रूरल लैंड जो है वो भी कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट होगी। सर मतलब रूरल में लैंड से मतलब क्या है? देखो भाई, गांव है, गांव के आसपास खेत है, तो जिन पर खेती हो रही है तो वो तो एग्रीकल्चर लैंड हो गए। लेकिन किसी का गांव में जो घर है, उसकी खाली जमीन है, वहीं पर ही जो घर बनाने के लिए प्लॉट्स वगैरह जो है आप समझ सकते हैं वो है और वो रूरल एरिया में है, तो भी वो आपका जमीन के लिए क्लासिफाई होंगे, तो वो कैपिटल गेन के लिए क्लासिफाई होंगे। तो जमीन ध्यान रखिएगा, ये एग्रीकल्चर है या नहीं है इसका मालूम हमें होना चाहिए। पर्सनल की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल इफेक्ट में दोस्तों आप फर्दर 2 पॉइंट्स डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका मूवेबल्स और एक आपका इमूवेबल्स। पूरा लिख लीजिएगा इसको।
अपने पर्सनल यूज के लिए जो एसेट्स हम अपने डेली लाइफ में बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, वो आपका दो कैटेगरी में आप डिवाइड करोगे, इमूवेबल और मूवेबल। इमूवेबल में यूजुअली लैंड एंड बिल्डिंग ही आता है, फ्लैट्स वगैरह आते हैं, तो ये तो कैपिटल एसेट में क्लासिफाई होंगे, ये कैपिटल एसेट माने जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारे हैं, ठीक है, फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गई, आपका गोल्ड ज्वेलरी वगैरह, सब मूवेबल के अंदर आएंगे। मूवेबल के भी आप फर्दर दो पार्ट्स डिवाइड करेंगे। यहां पर आपने लिखा ज्वेलरी, आपने लिखा प्रिसीशियस स्टोन्स या सेमी प्रिसीशियस स्टोन्स एटसेट्रा, ये सभी दोस्तों उसके नीचे राइट लगा लीजिएगा, ये सभी आपके क्लासिफाई होते हैं एज एन कैपिटल एसेट, और जो बाकी अदर हैं वो कैपिटल एसेट के लिए क्वालिफाई नहीं होंगी। ज्वेलरी है, डायमंड है, कई सॉलिटायर वगैरह स्फेयर वगैरह पहनते हैं लोग, गोल्ड सिल्वर, ये सब आपके जो ज्वेलरी कैटेगरी में आ रहे हैं वो आपका मूवेबल एसेट्स मानी जाएंगी और जो कैपिटल एसेट्स होती है। बाकी सब जैसे फर्नीचर की मैंने बात करी, घर के बर्तनों की बात करी, बुक्स की बात करी, वो सब कैपिटल एसेट नहीं होंगे। तो यूजुअली आप देख रहे हो कि जिन चीजों के दाम बढ़ते हैं, स्पेशली पर्सनल की बात हो रही है, जिस चीजों के दाम बढ़ते हैं समय रहते, उसी पर ही कैपिटल गेन होगा और उन्हीं पर ही गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है, तो उन्हीं को कैपिटल गेन के लिए कैपिटल एसेट की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, बॉन्ड्स की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बेसिकली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो नोटिफाइड होंगे, जो नोटिफाइड बॉन्ड्स होंगे वही आपके कैपिटल एसेट माने जाएंगे। बेसिकली नॉर्मली क्वेश्चन में आपका मेंशन होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये बॉन्ड आपका गोल्ड बॉन्ड्स माना जाएगा, कैपिटल एसेट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। बेसिकली जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, जो डिफेंस बॉन्ड्स होते हैं, अभी सेवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की हम बात करें, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 2015 में मोदी जी ने लागू करे थे, ये सभी कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आते। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, गवर्नमेंट से अपने बॉन्ड निकाले, ओके, लोगों ने फिर विश्वास करके पैसा दिया। अब जब वो बॉन्ड्स मैच्योर हो गए हैं तो उस समय पर अगर हम देखें, गवर्नमेंट कहे जी हम आपके इस बेनिफिट पर टैक्स लगाएंगे, तो गलत बात है। लोग कहते हैं जी हमने तो बुरे हालात में मदद करी थी, आपके बॉन्ड्स की जो वैल्यू है उसको रखते हुए हमने पैसा अपना दिया था, तो गवर्नमेंट उनको नोटिफाइड करके बता देती है कि भाई इन पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आएंगी, बाकी सारे बॉन्ड्स जो है वो आपके क्लासिफाई होंगे। ओके, तो वही चीज आपकी यहां पर मैंने आपको बताई। ये टेबल बेटर है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, आप इसको नोट डाउन कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वही चीजें दोस्तों यहां पर मेंशन करी गई थी चार कैटेगरी में, और यहाँ पे जो बॉन्ड्स की कैटेगरी है वो मैंने आपको बता दी कौन कौन से कैपिटल एसेट में क्वालिफाई नहीं होते। ओके, वेल सबसे इंटरेस्टिंग मैं बॉन्ड्स की बात करता हूं। मैं दो एग्जांपल आपको दूंगा, एक बॉन्ड का मेरे को समझाना है और एक पर्सनल इफेक्ट का, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ समझिएगा ध्यान से। देखिए मैंने आपको बताया कि ज्वेलरी है वो कैपिटल एसेट के अंदर आती है, क्वालिफाई होगी और उस पर कैपिटल गेन लगता है जब उसको बेचा जाता है। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंसान है, मिस्टर एक्स, उनका नाम समझ लेते हैं, उनके पास एक गोल्ड की स्पून है, गोल्ड की स्पून है, और एक गोल्ड की रिंग है, गोल्ड की रिंग है। उनके पास एक सिल्वर स्पून है और एक सिल्वर की रिंग है, सिल्वर की रिंग है। अब यहां पर हमें यह समझना है, इनमें से चार एसेट्स हैं उस मिस्टर एक्स के पास, इन चार में से कौन सी कैपिटल एसेट है और कौन सी कैपिटल एसेट नहीं है। सर अभी आपने बताया कि गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, यूजुअली ज्वेलरी कैटेगरी में आती हैं, तो ये तो कैपिटल एसेट मानी जाएंगी। ठीक कह रहे हैं आप, तो गोल्ड रिंग जो है वो तो कैपिटल एसेट होगी, जो सिल्वर रिंग है वो भी कैपिटल एसेट होगी। लेकिन जो गोल्ड स्पून है, जो सिल्वर स्पून है, वो कह रहा जी कि मैं तो जी इसको खाने में इस्तेमाल करता हूं रेगुलर बेसिस पर, मैं चांदी की चम्मच से, सोने की चम्मच से खाना खाता हूं, तो इनको कैपिटल एसेट हम नहीं मानेंगे। अगर मैं कल को इनको बेचता हूं, स्पून को और सिल्वर को, तो सीधी सी बात है ये इस पे कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए। तो इस पे महाराजा रंजीत सिंह वाला कुछ इसमें मेरे ख्याल से केस स्टडी कह रहा हूं, केस है, उसमें आपके कोर्ट की नोटिफिकेशन है कि अगर गोल्ड की आपके पास क्रॉकरी है, बर्तन वगैरह है, वो कैपिटल एसेट माने जाएंगे, लेकिन सिल्वर की है तो सीधी सी बात है उसको हम एक बारी को छोड़ सकते हैं कैपिटल एसेट से, कि भाई
चांदी के बर्तन खाने वगैरह के लिए चल जाएंगे, लेकिन अगर आप बोलो कि जी गोल्ड है, अब गोल्ड का प्राइस भी इतना ज्यादा हाई होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू सिल्वर, और आप कह रहे हो उसके बर्तन है और उनको कल को हम बेचें तो वो क्वालिफाई नहीं होने चाहिए, तो नहीं। ओके, सिर्फ सिल्वर की क्रॉकरी है तो वो कैपिटल एसेट में क्वालिफाई नहीं होगी, बाकी सारे के सारे जो आपके ज्वेलरी वगैरह है, क्रॉकरी वगैरह है, वो कैपिटल एसेट में क्वालिफाई होगी। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैं बात करता हूं, मैंने बोला अभी कि जो नोटिफाइड बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से, वो टैक्सेबल कैटेगरी में नहीं आते। मतलब जैसे गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, डिफेंस बॉन्ड हो गए, काफी समय रहते रहते गवर्नमेंट इशू करती है जब उसे पैसे की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि यार इस पर टैक्स लगाना ठीक नहीं है, लोगों ने हमारी मदद करी तो इसको कैपिटल एसेट से दूर रखो। ओके, इसी बीच 2015 के सेवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2015 2015 में इशू करे गए थे, ठीक है। सरकार ने बोला, वो स्कीम सुनी होगी ना कि भाई यार सोना आपके घर में पड़ा हुआ है, क्या करोगे उसका, हमारे पास जमा करा दो, साल का मेरे ख्याल से 2.5-3% का इंटरेस्ट भी मिलेगा, वैल्यू भी गोल्ड की लगातार बढ़ेगी, तो हम दोनों को फायदा मिलेगा। तो सेवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में याद रखिएगा, सेवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो सकता है इंडिविजुअल खरीदे और हो सकता है अदर खरीदे, ठीक है। जो इंडिविजुअल है उसने उसको मैच्योरिटी तक, जो उसका समय है मैच्योरिटी तक, मैच्योरिटी रीटी URITY, ठीक है, मैच्योरिटी तक अपने पास रखा, उसने बीच में इनको नहीं बेचा। क्लियर? तो दोस्तों ये इस पर होने वाला पूरा का पूरा जो अमाउंट होता है वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होता है, इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का जो टैक्स है वो नहीं लगता। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर इंडिविजुअल मैच्योरिटी से पहले, बिफोर, उनको बेच देता है, ट्रांसफर कर लेता है, रिडीम करवा लेता है, तो उस सिचुएशन में ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। लेकिन अदर कंपनी वगैरह, पार्टनरशिप फर्म वगैरह, इनके लिए चाहे वो मैच्योरिटी पर हो या बिफोर हो, दोनों केस में टैक्सेबल रहता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये मालूम होना चाहिए। और एक चीज इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट और है, जहां जहां टैक्सेबल लिखा हुआ है वहां पर उनकी कैलकुलेशन में उनको इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है। इंडेक्सेशन का फायदा क्या होता है, इंडेक्सेशन क्या होता है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये एक चीज मालूम होनी चाहिए आपको गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ, तो ये हमने भी समझ लिया कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल एसेट क्या होती है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, ध्यान देंगे, एक पर्टिकुलर कैपिटल एसेट आपने कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखी है, उसके बिहाफ पर ही उसकी टैक्स कैलकुलेशन डिसाइड होती है। जो इंडेक्सेशन की मैंने बात करी थी ना, उसका लेना देना इसी के साथ है कि आपने पर्टिकुलर कैपिटल एसेट को कितने टाइम तक होल्ड करा है, दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न। अब कोई एसेट आपने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने रखी, भाई गोल्ड खरीदा, 4-5 महीने रखा, बेच दिया। कंपनी के शेयर्स, ठीक है, कैपिटल एसेट के अंदर क्वालिफाई होते हैं ऑब्वियसली। कंपनी के शेयर्स आपने 1 दिन रखे, 2 दिन रखे, बेच दिए, 3-4 दिन बाद बेच दिए। वहीं शेयरों को कोई 10-10 साल तक भी अपने पास रखता है ना, ये कैटेगरीज होती है। तो सवाल यहां पर ये होता है कि हम किस तरीके से क्वालिफाई करेंगे कि कौन सी एसेट हमारी शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म कह रहा हूं, इकोनॉमिक्स याद आ रही है फाउंडेशन की, कि कौन सी एसेट हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कही जाएगी और कौन सी एसेट आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कही जाएगी, वो हमें यहां पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों बेसिकली एक टाइम ड्यूरेशन है। अगर आपने इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए उस एसेट को अपने पास रख लिया तो वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म को क्वालिफाई करने में आपकी मदद करेगी। और ये जो टाइम है ये है 3 साल का, नॉर्मल केसेस में कितना, 3 साल का है। मैं गोल्ड की बात करता हूं। गोल्ड अगर आपने आज खरीदा, ओके, और उस गोल्ड को आप आज से 1 साल बाद बेच देते हो, 1.5 साल बाद बेच देते हो, 2 साल बाद बेच देते हो, तो वो क्वालिफाई होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ओके, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन वही गोल्ड अगर दोस्तों आप 3 साल से ज्यादा समय के लिए होल्ड करते हो और फिर उसको बेचते हो, तो वो कहा जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो 3 साल जो है, अब याद रखेंगे, जो 3 साल है वो टाइम होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को क्लासिफाई करने का। डेट ऑफ परचेज से लेकर, राइट, डेट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ
परचेज, किस दिन आपने एसेट को परचेज करा, उस डेट से लेकर टू डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन आपने उसको बेचा, बेचा ट्रांसफर करा, कुछ भी बोलो, डेट ऑफ ट्रांसफर को कैंसिल करके 1 डे बिफोर, 1 डे बिफोर ये समय निकाल लीजिए, ये समय निकाल लीजिए। इस समय को कहा जाता है पीरियड ऑफ होल्डिंग, कि भाई आपने पीओएच शॉर्ट में भी इसको लिखते हैं कि आपने इतने समय तक इस पर्टिकुलर एसेट को होल्ड किया था। फॉर एग्जांपल जैसे मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं, आपने गोल्ड बाय करा था फॉर एग्जांपल 1/5/2021 को, ओके, और आपने इसको बेच दिया मान लीजिए 1/12/2018 को, और 2018 को कह रहा हूं, 24 को, 23 को, 24 को आपने बेच दिया। तो आप क्या करोगे, इस डेट को कैंसिल करोगे, इससे पहले वाली लेंगे, इससे एक दिन पहले वाली डेट लेंगे, एंड दैट डेट इज आपका 30th ऑफ नवंबर 24। आप यहां से लेकर यहां तक काउंट करोगे तो सर ये हमारा अगर देखा जाए तो 3 साल से ऊपर का समय आ रहा है, 3 साल से ऊपर का समय आ रहा है, 3 साल और 7 महीने का समय आ रहा है, 7 या 6 महीने का, 3 साल से ऊपर आ रहा है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। ओके, समझ आ गया। डेट ऑफ परचेज से लेकर एक दिन पहले डेट ऑफ ट्रांसफर तक पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करेंगे। 3 साल तक भी, 3 साल तक भी अगर आपने उसको होल्ड करा है, सो दैट एसेट विल ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और अगर 3 साल का समय क्रॉस कर जाएगा तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। क्लियर? जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, ये इसी वाले को चाहे तो देख लेते हैं। मान लीजिए एसेट आपने खरीदी थी, मान लीजिए आपने एसेट खरीदी थी 1/5/2021 को, और आपने इसको बेचा 1/5/24 को आपने इसको बेचा, तो उसको कैंसिल करना है, इससे पहले वाली 30/4/24 लेना है। आपने पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करा तो ये पूरे एग्जैक्ट 3 इयर्स आ रहे हैं, एग्जैक्ट 3 इयर्स आ रहे हैं। ठीक है, साल जब अगर 1 मई 2021 को शुरू हुआ है तो खत्म कब होता है? खत्म वो 30 अप्रैल 2022 को होगा। ये नहीं कि वो आपका 1/5/22 को 1 साल कंप्लीट होगा, नहीं, 1 साल पहले कंप्लीट हो जाता है। भाई हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना, कब बोलते हैं? 1 जनवरी को। और साल कब खत्म होता है? 31 दिसंबर को। 1 जनवरी को खत्म नहीं होता, एक दिन पहले खत्म हो जाता है, उसका अगला साल स्टार्ट होता है। तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एग्जैक्ट 3 ईयर आ रहा है तो मैं इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलूंगा। अगर ये इसने मान लो 2 तारीख को बेची होती ना, तो मेरा यहां पे क्या आता? 1/5/24, और ये हो जाता 3 साल 1 दिन, 3 इयर्स 1 डे। और इस सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो फिर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाती। क्लियर? तो हमें क्या याद रखना है? 3 साल का जो समय है वो याद रखना है कि 3 साल तक अगर आप किसी पर्टिकुलर एसेट को होल्ड करते हो, 3 साल तक, 3 साल भी, ओके, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। उससे ऊपर का समय जाएगा तो वो आपका क्लासिफाई होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ओके, डन। लेकिन दोस्तों कुछ एसेट्स के केस में 3 साल का समय बहुत लंबा हो जाता है। गवर्नमेंट ने इसमें भी जो अलग अलग सेग्रीगेशंस हैं वो किए हैं। वो क्या है कि लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ओके, जीरो कूपन बॉन्ड्स, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, या यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन सब के केस में यह समय सिर्फ 1 साल का रहेगा। ठीक है, टिल 1 ईयर, और ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। कहने का मतलब जैसे अभी हम 3 साल के हिसाब से जज कर रहे थे, इन कैटेगरी के केस में आप जज करोगे 1 साल के हिसाब से। अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, इनके केस में यह समय 2 साल का रहेगा, और ऑब्वियसली जो मैंने बोला वो तो फिर अदर केसेस के लिए, नॉर्मल केस जो डिफॉल्ट टाइमिंग है वो आपका 3 इयर्स की है। तो इन कैटेगरीज में आपको ध्यान रखना है। ओके, समझ आ गया? ध्यान दीजिएगा। अभी एक और चीज इसमें स्पेशली मैं जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स को समझना है कैपिटल एसेट के मामले में, और इससे क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। देखो, जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, शेयर्स वगैरह, सिक्योरिटीज की बात करता हूं, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बोल दिया ना, अब सिक्योरिटीज में सब आ गए,
बॉन्ड्स भी आ गए, डिवेंचर्स भी आ गए, है ना, सब आ गए, म्यूचुअल फंड्स वगैरह सब आ गए, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स नॉट एग्जैक्टली सिक्योरिटी, बट आप समझ गए कि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ ना कुछ टर्म है। अब ध्यान दो, क्लासिफाई करेंगे अब इसको। मैं बात कर रहा हूं शेयर्स की, मैं बात कर रहा हूं डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स में सिक्योरिटीज आ गई, और मैं बात कर रहा हूं डेट म्यूचुअल फंड्स की। ओके, क्लियर, समझ आ गया। शेयर्स अगर लिस्टेड है तो 1 साल सर आपने बता दिया, और अगर सर ये अनलिस्टेड है तो आपने 2 साल बता दिया। ये 2 साल के हिसाब से जज करना है। डिबेंचर्स की अगर मैं बात करूं, अगर ये लिस्टेड है एल, तो सर इनका टाइमिंग है 1 ईयर। कितना टाइमिंग है सर? 1 ईयर। लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स लिस्टेड हैं तो इनका 1 ईयर के हिसाब से जज करना है, लेकिन डिबेंचर्स अगर अनलिस्टेड है तो इनका समय हो जाता है दोस्तों 3 इयर्स। कितना हो जाता है? 3 इयर्स हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? समझ आ गई बात? क्योंकि अगर लिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर दोनों कवर हो गए, लिस्टेड सिक्योरिटीज, लेकिन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज कहीं नहीं लिखा हुआ, तो वो कहां चली जाएंगी? ऑब्वियसली अदर कैपिटल एसेट में चली जाएंगी। क्लियर? एंड फाइनली डेट म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। वो पैसा, वो म्यूचुअल फंड जिसमें पैसा इक्विटीज में ज्यादा लगता है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में, हालांकि हर म्यूचुअल फंड का एक अलग अलग टर्म होता है, लेकिन मिनिमम एक म्यूचुअल फंड का पैसा 65% से ज्यादा अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट होता है मार्केट का, म्यूचुअल फंड्स की वर्किंग आपको मालूम होगी, तो ऑब्वियसली उसका 1 ईयर है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? जिसमें पैसा, उस म्यूचुअल फंड का पैसा सिर्फ डेट फंड्स में लगता है, डिबेंचर्स में, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स में ही उसको इन्वेस्ट करा जाता है। ऐसे केस में हम 3 इयर्स के हिसाब से ही इसको जज करेंगे, क्योंकि जो 1 ईयर का समय है, जो 1 ईयर का समय है, वो सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए है, बाकी म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं है। क्लियर? डन? ये पहलू हमें यहां पे समझ आ गया। तो एक टाइम पीरियड को लेकर हमारी बात हुई दोस्तों। अभी तक हमने समझा कि बेसिकली आपका जो कैपिटल गेन है वो किस केस में अराइज होगा, सिचुएशन में अराइज होगा। हमने देखा कैपिटल एसेट्स कौन कौन सी क्लासिफाई होंगी, और कैपिटल एसेट को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बनाने के लिए, बताने के लिए हमें समय कितना कितना देखना है। ओके, नाउ अब ये थ्योरेटिकल पार्ट दोस्तों हमारा आ गया है, आप इसको रीड करेंगे, मैं लेकिन आपको इसका ओवरव्यू जरूर दूंगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको बोल्ड भी करा हुआ है, इस पर भी हम ध्यान देंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। दोस्तों देखो, मैंने अभी आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में ऑलरेडी जानकारी दे दी। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग ही हमें बताएगा कि जो एसेट है हमारी वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। ओके, और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आपने हमें क्लियर कर दिया कि डेट ऑफ एक्विजिशन या परचेज, एक्विजिशन इज अ बेटर वर्ड, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर 1 डे बिफोर, 1 डे बिफोर डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है सर, ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है यूजुअली, जिसके बिहाफ पर हम क्लासिफाई करते हैं दैट आर एसेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ओके, यही चीज है सर। हाँ जी सर, बात तो इतनी सी है, लेकिन कुछ केसेस दोस्तों ऐसे निकल कर आ जाते हैं जहां पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है कि यहां पे यार एक्चुअल में एक्विजिशन भी नहीं हुआ, एक्चुअल में ट्रांसफर भी नहीं हुआ, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकालेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं, शेयर्स हेल्ड इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन, एक कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है और उसके शेयर्स होल्ड करे हुए हैं। यहां पर इस सिचुएशन में एक्सक्लूड द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेटेड कंपनी में आपके शेयर्स हैं तो उस सिचुएशन में लिक्विडेशन की डेट से पहले का समय हटा दिया जाएगा, हम लिक्विडेशन की डेट से आगे काउंट करेंगे। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट केस दोस्तों इसमें ये वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस आपका ये वाला है, डेट ऑफ, इसमें मंजुला जे शाह वाला जो केस बेसिकली हमारा कैपिटल गेन में अक्सर आता है वो यहीं से है। एसेट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द एसेसी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। सर ये सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 क्या है? इस सिचुएशन में
जब असेसी को उसकी कैपिटल एसेट इनहेरिटेंस के जरिए, विल के जरिए, गिफ्ट के जरिए मिलती है, वो ये वाला सेक्शन हमारा अप्लाई होता है। और इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का भी इंक्लूड करा जाएगा। दोस्तों ध्यान देंगे कैसे कैसे कैसे। मान लीजिए मिस्टर मिस्टर पापा ने मिस्टर पापा ने एक पर्टिकुलर एसेट खरीदी थी 1/11/2013 में। ओके, उन्होंने ये एसेट अपनी विल के जरिए ट्रांसफर कर दी अपने परिवार के सदस्य को, जिसका नाम है मिस्टर बेटा। ठीक है, मैं जमीन की बात कर रहा हूं, लैंड की बात कर रहा हूं। ओके, लैंड की बात कर रहा हूं या रेजिडेंशियल हाउस वटेवर, जो भी आपको, इसकी बात कर रहा हूं। ये ट्रांसफर करा गया मान लीजिए 1/12/2021 को। ठीक है, और मिस्टर बेटा ने इस प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दिया मिस्टर बायर को इन्होंने सोल्ड कर दिया। किस डेट को? डेट पर हम ज्यादा फोकस डाल रहे हैं अभी। मान लीजिए 1/5/2022 को। ओके, दैट्स द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन एज पर द डेट। अब हमारे लिए हम यहां पे आके इस केस में आके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमारे लिए असेसी कौन है? सर हमारे लिए असेसी मिस्टर बेटा है। एसेट उन्हीं के पास थी, हमें उन्हीं की कैलकुलेशन करनी है। अब जब मैं मिस्टर बेटा अपने असेसी के लिए बात कर रहा हूं, ओके, तो अगर मैं 1/12/2021 से लेके 1/5/2022 के लिए इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालूं, ओके, तो ये कितना, 5 महीने आ रहा है, 5 मंथ्स आ रहा है ओनली। और 5 मंथ्स के हिसाब से सर जो जमीन है, जो लैंड है, वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो गई, राइट? क्लियर? लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के जरिए, विल के जरिए, गिफ्ट के जरिए, सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 के जरिए ट्रांसफर होती है, यूजुअली अभी आपको आगे चल के पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स पर टैक्स बचाने का मौका कम होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में ज्यादा होता है। अब मिस्टर बेटा के पापा मिस्टर बेटा से बड़ा प्यार करते थे, उसके लिए पहले ही इन्वेस्टमेंट कर दी थी, सिर्फ एसेट ट्रांसफर करी है, तो प्यार के बदले मिस्टर बेटा को सजा क्यों मिले? मेरी एसेट को शॉर्ट टर्म क्यों क्लासिफाई करा जाए? इन दैट सिचुएशन, इन दैट सर्कमस्टांसेस, दोस्तों ऐसे केसेस में पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से पूरा काउंट होता है। मतलब जो प्रीवियस ओनर है उनका भी पीरियड ऑफ होल्डिंग, मिस्टर पापा का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या था? 2003 से लेके 2011 तक, लगभग 19 साल, लगभग 18 साल, वो भी पीरियड ऑफ होल्डिंग में जोड़ा जाएगा। ओके, सो दैट्स द स्टोरी ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। ऐसे ऐसे बाकी सारे केसेस हैं, देखो जैसे राइट टू सब्सक्राइब एनी, नहीं सॉरी, ऊपर वाला पॉइंट था ना, ये वाला रह गया, इसको देखेंगे पहले। राइट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, बोनस शेयर्स वगैरह आपको मालूम है, राइट शेयर्स भी आपने सुने होंगे। दोनों का मीनिंग मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपने टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो कंपनी समय समय पर बोनस शेयर इशू करती है, फ्री में शेयर दे देती है, बोनस शेयर्स। कई बार राइट शेयर्स की अपॉर्चुनिटी आती है। ये क्या होता है कि भाई टाटा मोटर्स कह रही कि यार हमें मार्केट में ना 1% 2% के हिसाब से कुछ और शेयर्स इशू करने हैं, तो हाँ जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कंपनी कहती है कि यार मार्केट में इशू क्यों करें, है ना, हमारे इतने सारे शेयर्स होल्डर हैं, इन्हीं को राइट दे देते हैं कि भाई औरों को ना बेच के आपने पहले से हमारे शेयर्स होल्ड करे हुए हैं, आप ही खरीद लो। सो दैट इज व्हाट राइट शेयर्स, उन्हें राइट शेयर्स कहा जाता है। एक राइट मिलता है कि औरों से पहले आपको अधिकार है। तो मान लीजिए आपको बोनस शेयर्स मिले कंपनी के, आपको राइट शेयर्स मिले कंपनी के, तो किस डेट से? अलॉटमेंट, याद रखिएगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट से उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होता है। मान लीजिए आपको बोनस शेयर्स का राइट दिया गया, ये राइट शेयर में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बोनस शेयर तो अलॉटमेंट के हिसाब से ही होते हैं, राइट शेयर्स की बात करते हैं। कंपनी ने आपको बोला 1/4/2020 को आओ जी हमारे शेयर्स खरीद लेना, आपको अधिकार है। आप 2-3 महीने का, 45 दिन का मान लीजिए कंपनी ने समय दिया, आपने 10 मई को हां बोल दिया कि जी कबूल है, ठीक है हम शेयर्स खरीदेंगे। कंपनी ने कहा बहुत अच्छा, और फाइनली 1 जून को जाकर आपको शेयर्स अलॉट हुए, आपके अकाउंट में, आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुए कि जी आपको शेयर अलॉट हो गए हैं। तो
और अब आके जाके इस साल आपने बेच दिए होंगे वट। तो जो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका काउंट होगा ना, वो इस डेट से होगा, वो इस डेट से होगा, इस पर्टिकुलर डेट से, वन से अलॉटमेंट की डेट से। क्लियर? इन दोनों का कोई रोल नहीं, इन बाकी डेट्स का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? ऐसे ही राइट टू सब्सक्राइब टू एनी शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। राइट टू सब्सक्राइब टू एनी शेयर और सिक्योरिटी, इसमें क्या होता है, वही ऊपर ऊपर वाले से कनेक्ट करो। कंपनी ने आपको बोला कि हाँ आपको अधिकार है 500 शेयर्स खरीदने का, राइट दिया कि 500 शेयर तक आप खरीद सकते हो। आपने बोला ठीक है, आपने 500 में से मान लो 200 शेयर ही खरीदे इस डेट पर, ठीक है, इस डेट पर हाँ बोल दिया था, इस डेट पर मिल गए थे। क्लियर? कितने? 200 शेयर्स। तो उन 200 शेयर्स के लिए जो आपने राइट शेयर्स थे आपके लिए, आपने बोला कि हाँ मैं खरीद लूंगा, उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग इस डेट से काउंट होगा, 1620 से काउंट होगा। अब ध्यान दो, आपके पास अधिकार था 500 का, आपने खरीदे 200, तो आपने सोचा कि यार इन 300 शेयर्स का मैं क्या नाम है, इन 300 शेयर्स का जो अधिकार है मेरा, उसको वेस्ट क्यों जाने दूं। आपने अपने किसी और जानकार को वो राइट दे दिया कि भाई देख मैं तो नहीं खरीद रहा, मेरे बिहाफ पे तू खरीद ले, ठीक है, मुझे पर शेयर का 5 रुपए 10 रुपए प्रीमियम दे दियो, है ना भाई। मेरे को बोला है कंपनी ने, बाजार में रेट 500 का चल रहा है और कंपनी ने मेरे को बोला 400 में खरीद लो आप, है ना, तो मेरे को राइट है, खरीद बेनिफिट मिला 100 रुपए का। मैं तेरे को बोल रहा हूं, मैंने तो सारे नहीं खरीद रहा ना, 300 तू खरीद ले। क्लियर? हाँ एक काम कर, 10 रुपए मुझे पर शेयर दे दियो, मतलब तू 400 रुपए कंपनी को देगा, 10 रुपए मुझे दे दियो, तेरे को 410 का पड़ जाएगा। क्लियर? 10 रुपए में मैंने वो राइट बेच दिए, तो 300 इंटू 10 3000 रुपए का फायदा हुआ। वो 3000 रुपए का मेरे लिए कैपिटल गेन है, और वो कैपिटल गेन का टाइम मैं कहां से काउंट करूंगा, इस डेट से, इस डेट से, जिस डेट से मुझे अधिकार मिल गया था कि आप खरीद सकते हो कंपनी के शेयर्स। गॉट द पॉइंट? हालांकि यूजुअली ये शॉर्ट टर्म ही होता है, ज्यादा लंबे टाइम का इसमें जो राइट है नहीं देते। तो इस तरीके के दोस्तों ये कुछ केसेस हैं, ये बस आपको रीड करने हैं, दैट्स इट। पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेकर मेजर वाले मैंने आपको बताए। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। मोड और सेक्शन 48, सेक्शन 48 आपका यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है। सेक्शन 48 कंप्यूटेशन कैसे होगी, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हमने कैपिटल गेन समझ लिया सर, पूरा का पूरा समझ लिया, पूरा का पूरा मतलब अभी तक समझ लिया, कैपिटल एसेट्स कौन सी हैं, उन पर कैसे हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को क्लासिफाई करते हैं, वो सब समझ लिया। अब बात आ रही है टैक्स लगाने की कि किस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन होगी। तो देखो ये फॉर्मूला आप बचपन में ही छोटी सी क्लास में, थर्ड फोर्थ क्लास में ही सीख चुके थे। कब? सर हम निकाल रहे हैं गेन, हम निकाल रहे हैं प्रॉफिट, है ना जी, सीधी सी बात है। उसका एक ही फॉर्मूला होता है, सिंपल सा, जो आपका सेलिंग प्राइस है, जो सेल प्राइस है, उसमें से आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हो। इतनी सी तो बात है, बिल्कुल इतनी सी बात है, दैट्स इट। यहां पर भी यही करना है, जितने में एसेट बेची थी माइनस जितने में खरीदी थी, जो बेनिफिट हुआ वो गेन है। वो गेन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल देंगे। वो गेन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल देंगे। डिपेंड्स की सिचुएशन क्या होगी। तो ये जो गेन है, ये जो गेन है दोस्तों, ये दो पार्ट में क्लासिफाई हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओके, और दूसरा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वही 1 साल 2 साल या 3 साल तक ही एसेट को होल्ड करा, शेयर्स के हिसाब से, इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से। लॉन्ग टर्म उस टाइम से ज्यादा। फॉर्मेट क्या बनेगा? यही फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट एग्जैक्टली। सबसे ऊपर आता है फुल वैल्यू कंसिडरेशन, उसका अमाउंट आ जाएगा, उसमें से आप माइनस कर देंगे आपका क्या नाम है, अगर आपने कुछ कमीशन वगैरह पे करा है, आपने कुछ ब्रोकरेज वगैरह पे करी है, तो वो अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगा, और यहां पर फिर आ जाता है नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन, ओके। इसमें से फिर वही कॉस्ट प्राइस आप माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोस्तों उसको बोला जाएगा। और एक और चीज इसमें यूजुअली माइनस होती है, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सर ये क्या होता है? देखो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने उस एसेट को इंप्रूव करने के लिए जो खर्चा करा, वो भी एक तरह से एक्सपेंस था, आपने उसको माइनस करा। जैसे मान लीजिए आज से आपने 1 साल पहले एक खाली जमीन खरीदी थी, या खाली जमीन खरीदी थी, उसके ऊपर एक घर बना हुआ था, सिर्फ एक, ठीक है, एक फ्लोर बना हुआ था।
आपने वो पूरा का पूरा खरीद लिया, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। फिर आपने 3-4 महीने मेहनत करके उसके ऊपर एक फ्लोर और ऐड कर दिया, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ओके, गोल्ड की कोई ज्वेलरी खरीदी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब उसके ऊपर आपने कुछ एक और लेयर गोल्ड की या कुछ डायमंड की कुछ उसमें जड़वाई वगैरह अलग से करा, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एसेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यहां पर जो अमाउंट माइनस करने के बाद आएगा दोस्तों, इसको बोला जाता है ग्रॉस ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोस्तों इसको हम बोलते हैं। ओके, डन। सर ग्रॉस है, नेट क्यों नहीं है? इसके बाद दोस्तों एग्जम्पशंस आएंगे अंडर सेक्शन 54 की सीरीज में कि हमें इस टैक्स को बचाने का मौका मिले। मैंने बोला ना कि अगर आप नोटिफाइड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो टैक्स बचाने का मौका मिलेगा। उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपका आएगा ये टैक्सेबल कैपिटल गेन होता है, नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, क्लियर? ये बात हो गई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की। सर लॉन्ग टर्म में क्या होगा? सेम फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला होगा। सबसे पहले आएगा आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन, फुल वैल्यू कंसिडरेशन यहां पर आएगा। इसमें से आप माइनस करोगे एक्सपेंसेस, वही ब्रोकरेज, सेम चीज हो गई। उसके बाद आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इन दोनों को माइनस करा जाएगा। ये आपका आ जाएगा ग्रॉस कैपिटल गेन। ठीक है, समझ गए सर? ग्रॉस है तो उसका मतलब आप एग्जम्पशंस जो है वो माइनस करोगे यहां से और फिर फाइनली हमारा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, जो टैक्सेबिलिटी जो अप्लाई होगी वो इस अमाउंट पर होगी। ओके, ये दोस्तों फॉर्मेट हो गया। सर अगर हम इन दोनों फॉर्मेट को, मैं साइड जाता हूं, सर अगर मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन दोनों का फॉर्मेट देख रहा हूं तो सर मुझे तो इनमें कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा। ये सेम वर्ड है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आपने मैं शॉर्ट में लिख दिया इतना ही है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोस्तों लॉन्ग टर्म और कैपिटल शॉर्ट टर्म में सिर्फ इतना होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। किसका? इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, दैट्स इट। जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए होता है। हालांकि कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं मिलता, वो कौन से वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब नाउ व्हाट इज दिस इंडेक्सेशन? दोस्तों देखिए, इंडेक्सेशन का मतलब ये है, आपने 2003 में एक जमीन बाय करी थी, एक लैंड बाय करी थी, और आज से 20 साल पहले आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो यकीनन वो बहुत सस्ती आई होगी। मान लीजिए तब आपने वो खरीद ली थी सिर्फ 2 लाख रुपए में। ओके, आज आप उसको 2023 में मान लीजिए सोल्ड आउट कर रहे हैं, आपने उसको सोल्ड कर दिया, तो यकीनन प्रॉपर्टी के प्राइस एक बहुत ही बड़े लेवल पे, भयंकर लेवल पे इंक्रीज हुए होंगे। मान लो आपने बेची 5 करोड़ में, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही जी? 5 करोड़ माइनस 2 लाख और 4 करोड़ 98 लाख पर हमें टैक्स दे दीजिए। सिंपल मैथ्स तो यही कहती है। लेकिन यहां पर लोगों की ये शिकायत है कि देखिए, हमने 2 लाख रुपए कॉस्ट लगाई थी, क्लियर, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सोच समझ के लगाई थी। आप आज 2003 में आज 2023 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने का राइट दे रहे हो उस कॉस्ट का जो 20 साल पहले थी। ओके, आप अगर 2023 में कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हो, हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हो, तो आप एक काम करिए ना, हमें ये 2 लाख घटाने के लिए जो आप बोल रहे थे वो भी 2023 का ही घटाने का माइनस करो। क्लियर? कहने का मतलब ये 2 लाख रुपए की वैल्यू जो 2003 में थी वो समय रहते रहते इन्फ्लेट हुई होगी ना, इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई होगी ना। तो 2023 में अगर आप माइनस कर रहे हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कम से कम 2003 की वैल्यू को इन्फ्लेट करके, इंडेक्स करके 2023 पे लाओ और उसे माइनस करो। वो कैसे होता है? तो वो आपको प्रोसेस अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, इंडेक्सेशन, जो इंडेक्स नंबर्स हैं, इंडेक्स नंबर कुछ एग्जाम में दिए होंगे, वो फॉलो करने हैं। वो क्या फॉलो करने हैं दोस्तों? यहां पर आ जाते हैं फटाफट से वापस से एक बारी। ये देखिए, ये फॉर्मेट वही जो मैंने अभी आपको बताया, पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ये फॉर्मेट है।
शॉर्ट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता। जब हम शेयर्स को खरीदते बेचते हैं तो एसटीटी हमें पे करना पड़ता है, वो कॉस्ट में या सेल्स में नहीं कंसिडर होगा। बस ये तो ये पॉइंट याद रखना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का यही पॉइंट आ गया। इंडेक्स आ गया। अभी इंडेक्स क्या होते हैं वो मैं आपको यहां बता रहा था। इंडेक्सेशन अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये वैल्यूज है इंडेक्सेशन की, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एग्जाम में गिवन होगी। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमने प्रॉपर्टी कब खरीदी, हमने प्रॉपर्टी मान लीजिए 2003 बोला ना मैंने, तो 2000 ये मान लेता हूं मैं कि 2002-2003 में खरीदी थी और 105 उसका इंडेक्स था। आज वो 2022-23 में बेची है, उसका इंडेक्स है 331। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो फुल वैल्यू कंसिडरेशन आपने बोला 5 करोड़ रुपए, ठीक है, आपने बोला 5 करोड़ रुपए, हमने मान लिया। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप खाली 2 लाख रुपए माइनस कर रहे थे। अरे भाई 2 लाख मतलब उसके समय थोड़ा बढ़ाओ तो सही, उसको इन्फ्लेट तो करो। तो सीधी सी बात है, इसको इंडेक्स कर देते हैं। वो कैसे होगा, आप 2 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 2022-23 जिस ईयर में आपने बेचा है उसका इंडेक्स ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय जिस ईयर में आपने खरीदा था उसका इंडेक्स नीचे आएगा। इसको सॉल्व कर दोगे तो ये इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी और इसको घटाने का जो राइट है वो बेसिकली मिल जाएगा। ओके, और ये क्या है, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 331 डिवाइडेड बाय 105। ये दोस्तों मेरा आ रहा है 6,30,000 रुपए, 6,30,000 रुपए 476। इसको माइनस करेंगे तब हमारा कैपिटल गेन निकल कर आएगा। तो बेसिकली ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है और इंडेक्सेशन के जो नंबर्स हैं ये ऑब्वियसली एग्जाम में गिवन होंगे। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। अब सर जैसा कि हम टेबल देख पा रहे हैं तो टेबल में इंडेक्सेशन 2001-2 से शुरू हो रही है। क्या एसेट इससे पहले नहीं खरीदी जा सकती? बस जमीन खरीदी थी आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, ओके, फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। दरअसल क्या होता है दोस्तों, अभी अगर मैं आज से 5-6 साल पहले चला जाऊं तो 5-6 साल पहले इंडेक्सेशन 1981 से शुरू होता था, 1981 से शुरू होता था। उससे पहले 1961 से शुरू करा गया था। क्लियर, तो वो डेट जो है हम चेंज करते रहते हैं, ये इंडेक्स नंबर्स जो चेंज होते रहते हैं। अब इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन का रेट 40-40, 50-50 साल का गवर्नमेंट होल्ड करके नहीं चलेगी। गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है आपका सीबीडीटी है वो इसको चेंज करता रहता है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के टाइम पे। अब होता क्या है कि आज की कैलकुलेशंस के बिहाफ पे हमने 2001-2 को बेस माना हुआ है। 100 रुपए की चीज 100 रुपए, फिर 100 रुपए की चीज 105 हो गई, 109 हो गई, बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन सवाल बस यहां पे ये है, सिचुएशन बस यहां पे सीधी सीधी क्या है, वो ये है कि आपका जो यहां पर इंडेक्स्ड है वो 2001-2 से शुरू हो रहा है। अगर एसेट इससे पहले की खरीदी हुई है, मान लीजिए मैंने एसेट खरीदी थी, फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैंने एसेट खरीदी थी 15/1985 में। कितने की खरीदी थी? 2 लाख रुपए की, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कब खरीदी फिर मैंने? 85-86 में, राइट। और ये मैंने बेची 5 करोड़ रुपए में, मैंने ये बेची है 5 करोड़ रुपए में। ऐसे में गवर्नमेंट कहती है कि आपने अगर एसेट 2001-2 से पहले खरीदी है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये एसेट आपने 1/4/2001 को ही खरीदी है। ये एज्यूम कर लिया जाएगा, इस साल की पहली डेट पर खरीदी एज्यूम कर लिया जाएगा। और इस डेट पर इस एसेट की कोई एफएमवी होगी, फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एफएमवी होगी। वो एफएमवी मान लीजिए 6 लाख रुपए थी, 6 लाख रुपए थी फॉर एग्जांपल। तो हम आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन दोनों में से जो ज्यादा होती है वो मान लेंगे। हम पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल का हिसाब किताब नहीं रखेंगे। क्लियर, हम इससे पहले आपने कोई भी एसेट खरीदी है उसको 1/4/2001 मान लिया जाएगा, उस डेट पर आपने खरीदी है, उस डेट की एफएमवी और पहले वाली दोनों को कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा उसका इंडेक्सेशन कर दिया जाएगा। क्लियर, ये सिंपल सी कहानी इंडेक्सेशन के रूल की। गॉट द पॉइंट। तो वही यहां पे प्रोविजंस जो है आपको बताए हुए हैं इंडेक्सेशन के। इंडेक्सेशन दोस्तों दोनों का होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का भी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी, सेम मैनर में। अगर 1/4 लिखा होगा यहाँ पे, मैंने आपको बता देता हूं, हाँ ये आ गया यहाँ पे। अगर 2001 से पहले आपने परचेस करी थी तो दोनों की हायर वैल्यू ले ली जाती है।
और अगर 1/4/2001 के पहले किसी भी प्रकार की अगर कोई इंप्रूवमेंट होती है उसको इग्नोर कर लिया जाता है। 1/4/2001 से पहले अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो उसको क्वेश्चन में आप इग्नोर कर देंगे। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे कंडीशन क्लियर हो गई। ओके, ये बेसिक सा हमने कंटेंट यहाँ पे समझ लिया जो हमारा है। अच्छा, एक और प्रोविजन हमारा इसमें निकल कर आता है, वो आता है आपका कैपिटल एसेट हैज बीन सेल्फ जनरेटेड। ओके सर, अगर कैपिटल एसेट सेल्फ जनरेटेड हो, यूजुअली सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हमारी जैसे आपका गुडविल हो गया मेनली अगर देखा जाए तो, और कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, ये सब हमारे सेल्फ जनरेटेड एसेट्स होते हैं। अब इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इस केस में जो आपका अगर वो एफएमवी लिया जाए 1/4/2001 तो वो क्या लिया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे सिचुएशन में सेल्फ जनरेटेड एसेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा निल रहेगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा निल रहेगी। आपका अपना बिजनेस है, आपने जीरो से स्टार्ट करा था, आज आपने उसको बेचा तो उसकी गुडविल भी आपने बेची होगी, उसका पैसा आपको मिला, गुडविल का पैसा मिला, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील मानी जाएगी, उसकी टोटल वैल्यू पर डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पे सीधा सीधा याद रखेंगे। एफएमवी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला पॉइंट आ गया, शेयर्स वगैरह को लेकर है, डेट ऑफ उसे एफएमवी की तरह इसको ट्रीट करा जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज मैं आपको दोस्तों और बताना चाहता हूँ शेयर्स को लेकर, स्पेशली शेयर्स को लेकर। देखिए, ध्यान देंगे फटाफट से। शेयर्स की कहानी समझ लीजिए कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और आपका क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेनली क्या होगी, वन, या फिर मैं ईयर लिख देता हूं डायरेक्टली, 1996 में 1996 में टाटा मोटर्स के मैंने शेयर्स खरीदे, और ऑब्वियसली ये ओरिजिनल शेयर्स होंगे। ये क्या होंगे? ओरिजिनल शेयर्स होंगे। और इसका जो प्राइस छोड़ो, नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेते हैं, और मान लो 500 शेयर्स थे मैंने जो खरीदे, 500 शेयर्स। 1998-99 में कंपनी ने मुझे कुछ बोनस शेयर्स इशू करे। चलो वैल्यू लिख भी लेते हैं, 20 रुपए। कंपनी ने मुझे बोनस शेयर्स दिए। कितने बोनस शेयर दिए सर? 200 शेयर्स आपको फ्री में मिल गए। ओके, अब बोनस शेयर्स का प्राइस कितना होगा बताओ जरा? सर प्राइस तो 0 होगा, ये तो फ्री में मिलते हैं बोनस शेयर्स, इनके लिए तो कुछ प्राइस पे नहीं करना पड़ता। चलो जी, अच्छी बात है। 2008-9 में मुझे फिर दोबारा बोनस शेयर्स मिले। कितने? 300 शेयर्स मिले, 300 शेयर्स मिले। ऑब्वियसली ये भी फ्री में मिले होंगे। क्लियर? मैंने क्या करा, अब 2022-23 में, 22-23 में ऑल सोल्ड, मैंने सारे के सारे शेयर्स बेच दिए। कितने 1000 शेयर हो गए थे मेरे पास। मैंने सारे के सारे बेच दिए। और कितने में बेच दिए सर? 500 रुपए में आपने इनको बेच दिया, 500 में सारे के सारे शेयर्स बेच दिए। ठीक है, अब इनकी कंप्यूटेशन दोस्तों अलग अलग तरीके से होगी, अलग अलग फॉर्मेट में होगी। 3 तरह के शेयर हैं, हालांकि 2 बोनस शेयर्स हैं। उस सिचुएशन में आपकी फिर भी कैलकुलेशन 3 जगह होगी। कैसे? अगर मैं ओरिजिनल शेयर्स की बात करता हूं तो सर फुल वैल्यू कंसिडरेशन आपकी यहां पर आ जाएगी। फुल वैल्यू कंसिडरेशन आपकी 500 में बेचे ना, 500 में 1000 शेयर बेच दिए। तो सर ये तो सीधा सीधा आ गया, 500 और 1000, 5 लाख में आपने सारे के सारे शेयर्स बेच दिए। ओके, इसमें से आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर आपने 95-96 में इन शेयर्स को खरीदा था, 95-96 में खरीदा था। आज आप लगभग 30 साल बाद इन शेयर्स को बेच रहे हो, थोड़ा कम 27-28 बेच रहे हो, तो लॉन्ग टर्म हो गए, 1 साल से ज्यादा होल्ड करें, तो इसका मतलब साफ साफ है कि इनकी इंडेक्सेशन होगी, तो कर लो सर। इंडेक्सेशन होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, जो आपका क्या नाम है 20 रुपए है, लेकिन ये 20 तो 95-96 में था। इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि ये शेयर आपने इस डेट को खरीदे थे और इस डेट पर हमें एफएमवी चाहिए। एफएमवी में एज्यूम कर रहा हूं कि मान लो इस डेट पर एफएमवी 60 रुपए रही होगी।
तो 20 रुपए और 60 रुपए दोनों में से कौन ज्यादा? सर 60 रुपए ज्यादा है, तो 60 का इंडेक्सेशन कर लो इनटू 331 डिवाइडेड बाय 100। जिस साल आपने परचेस करा, परचेस 2001-2 में करा। ये कैलकुलेशन हो गई, आप निकाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे, दैट्स इट। क्लियर? अब बात आती है बोनस शेयर्स की। बोनस 1, बोनस 2। ठीक है, अरे मैंने कुछ गलती कर दी, हाँ सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा। ये 5 लाख नहीं आएगा बच्चों, 5 लाख नहीं आएगा यहाँ पे। ये 500 शेयर्स थे ना, तो हम अलग अलग कर रहे हैं, तो 500 इंटू 500, 2.5 लाख, यहाँ पे 2.5 लाख आएगा। ठीक है, अब ठीक है, 2.5 लाख आएगा। बोनस 2 की बात करता हूं पहले। सर बोनस 2 इज वेरी इजी, फुल वैल्यू कंसिडरेशन। ये 300 शेयर थे सर, आपने बोला 500 में बेचे, तो 1.5 लाख रुपए आ गए, 1.5 लाख रुपए आ गए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर कुछ भी नहीं, डैश, क्योंकि बोनस शेयर तो फ्री में मिले होंगे। जीरो के इंडेक्सेशन कैसे करोगे? तो सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल हो गया। बात करते हैं इस बोनस 1 की, बात करेंगे इस बोनस 1 की। फुल वैल्यू कंसिडरेशन सर 200 शेयर्स थे, 500 में बेचे, 1 लाख रुपए आ गए। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर ये भी फ्री वाले थे, जीरो वाले थे, जीरो माइनस करो, इसको भी 1 लाख करो, नहीं, सिर्फ वो बोनस शेयर्स, इस इकलौते रूल को याद रखेंगे, सिर्फ वो बोनस शेयर्स जो 1/4/2001 से पहले मिल चुके हैं, वो बोनस शेयर्स, राइट। अगर आप बेचते हो, अगर आप सेल ऑफ करते हो, उस सिचुएशन में दोस्तों गवर्नमेंट ये कहती है, मतलब टैक्स कहता है कि इनको हम इस डेट की एफएमवी का बेनिफिट देंगे। ओके, कहने का मतलब बोनस शेयर मिला फ्री में था, तो हमने जीरो ही माइनस करा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ नहीं थी। लेकिन अगर ये बोनस 1/4/2001 से पहले का इशू हो रखा है, तो उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसेस में हम इसको एफएमवी 1/4/2001 की एफएमवी का बेनिफिट देंगे। दैट इज ओनली इन केस ऑफ बोनस शेयर्स। तो हम ये मान लेंगे कि ये 60 रुपए में खरीदा था, 60 रुपए वहां पे आ गई वैल्यू, इंटू 331 डिवाइडेड बाय 100। मतलब जैसे ट्रीटमेंट आपने यहां दी, वैसे ट्रीटमेंट आप यहां पे दे रहे हो, और इस पे कैपिटल गेन आप कैलकुलेट कर लेंगे। इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहां पर दिया गया। ओके, सो दैट्स द रूल फॉर बोनस शेयर दोस्तों। वही पॉइंट यहां पर आपका स्पेशली मेंशन करा हुआ है। बोनस शेयर या सिक्योरिटीज अगर 1/4/2001 से पहले के हैं, तो एफएमवी का बेनिफिट उसको दे दिया जाएगा, अदरवाइज नील ही मानेंगे। बाकी रिनाउंसमेंट के केस में, राइट शेयर्स के केस में जो अमाउंट आपने पे करा होगा, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, ये यहाँ पे नील वाला केस मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आपको बता चुका हूं कि आपका जो 1/4/2001 से पहले का है, उनको नील माना जाएगा, उसको मतलब इग्नोर कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। आइए दोस्तों, अब कुछ स्पेसिफिक केसेस में, स्पेशल केसेस में जो कैपिटल गेन है वो कैलकुलेट करना सीखते हैं। दोस्तों जब मैं स्पेशल केसेस की बात कर रहा हूं यहां पर कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते टाइम, तो अभी तक आपको ये तो सिंपल सा समझ आ गया कि जब हम एसेट को बेच रहे हैं, जो उसकी सेल वैल्यू है, उसको सेल कंसिडरेशन का नाम दे रहे हैं, फुल वैल्यू कंसिडरेशन का नाम दे रहे हैं। ओके, अब यहां पर देखिए, समझिए, आपने क्या करा, आपने बेसिकली एसेट को सोल्ड कर दिया, और सोल्ड करने के बाद आप उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हो। अभी जो सोल्ड है, जो सेल है एक्चुअल में, ये जरूरी थोड़ी है ना हमेशा सेल ही हो। ओके, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एसएससी की कैपिटल एसेट थी, और वो अर्थक्वेक की वजह से या फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। ओके, उसने इंश्योरेंस कराया हुआ था और उसको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। अब इस सिचुएशन में एसेट को सोल्ड नहीं करा गया, एसेट को बेचा नहीं गया, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम जो है उस एसेट के डिस्ट्रॉय होने की वजह से जरूर मिला है। तो ऐसे केस में आप ये समझ लीजिए कि ये एज्यूम करा जाएगा कि एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी वालों को वो एसेट चली गई और हमें उसके बदले एक अमाउंट जो है इंश्योरेंस के नाम का मिल गया। या फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है, भाई किसी की जमीन थी, उसको गवर्नमेंट ने कंपलसरीली एक्वायर कर लिया, सेल नहीं हुई है, ओके सेल नहीं हुई है, लेकिन उसको कंपलसरीली एक्वायर करा गया। अब इस सिचुएशन में यह समझा जाएगा कि एक तरह से वो जो एसेट है वो एक्विजिशन के नाम पर बेच दी गई गवर्नमेंट को या किसी कंपनी को, और उसमें हमें कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। एक केस ये भी हो सकता है कि एसएससी के पास गोल्ड था, सिल्वर था, घर में रखा हुआ था, कैपिटल एसेट थी, और उसने वो सारा का सारा जो गोल्ड की ज्वेलरीज थी या सिल्वर थी, उसको उठाकर अपने बिजनेस में लगा दिया कि मैं ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर रहा हूं और आज से उसको मैं एज अ स्टॉक इस्तेमाल करूंगा। तो यहां पर क्या हुआ कि कैपिटल एसेट बिजनेस में चली गई एज अ स्टॉक। ओके, तो इन केसेस में
एसेट बेची नहीं जा रही है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन कैसे निकलेगा वो हमें सारा का सारा समझना है। यहां पर इंटरेस्टिंग बात दोस्तों पता है क्या रहेगी? देखिए, इंटरेस्टिंग बात यहां पे रहेगी, जब आप फॉर्मेट बनाते हो कैपिटल गेन का, तो यहां पर आता है आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन, राइट? सबसे ऊपर तो जो सेल प्राइस है अभी तक जो हम समझते आए हैं उसको लिखा जाता है, ओके। माइनस यहां पर होता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैं इंडेक्सेशन लेके चल रहा हूं, अगर इंप्रूवमेंट होती है तो वो भी आता है। और फिर हमारा यहां पर जो कैपिटल गेन है वो कैलकुलेट हो जाता है, राइट? इतनी सी बात है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर प्रीवियस ईयर लिखा जाता है कि किस पर्टिकुलर ईयर के लिए हम यहां पर कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे हमारी कैलकुलेशन जो बेसिकली है वो किसके लिए? 22-23 ईयर के लिए। जब हम ये सारे के सारे फॉर्मेट दोस्तों समझेंगे, उसमें हमें समझना है सबसे पहले कि एक तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन किसको रखा जाएगा, ओके, किसको रखा जाएगा, किस ईयर में टैक्स लगेगा, किस ईयर में टैक्स लगेगा, दो चीजें। और तीसरी चीज होगी, जब आप इंडेक्सेशन कर रहे होंगे, इंडेक्सेशन कैसे करते हो आप? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू सेल ईयर, जिस ईयर में सेल हुआ है, जिस ईयर में एसेट को ट्रांसफर करा गया है, और परचेज ईयर, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, यही काम करते हैं। सेल ईयर किसको कंसिडर करा जाएगा, ये तीन चीजें, ये तीन सर्कमस्टांसेस हमें डिटरमाइन करने होंगे हर केस में, और फिर हमारा कैपिटल गेन आसानी से निकल जाएगा। तो आइए दोस्तों वन बाय वन यहां पे केस देखते हैं। सबसे पहला है टैक्सेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एसेट। अगर कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो जाती है, अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से, कोई अलग रीजन की वजह से, सारे रीजन पॉसिबल है, और फिर उस एसेट का इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो कैपिटल गेन किस तरीके से कैलकुलेट होगा? आइए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। यहां पे हमने क्या करा है, यहां पे इसको हटा देते हैं, ठीक है? ये फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स, उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग या रेजिडेंशियल हाउस वट 2004-5 में बाय किया था। गॉट द पॉइंट? बाय किया, वो फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया 2019-20 में, ओके, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फाइनली इंश्योरेंस, इन्होंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, इनको क्लेम मिलता है 2022-23 में जाकर, ओके, डन। अब यहां पर ये मान लीजिए 5 लाख में खरीदा था और कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम 45 लाख का मिला। समय रहते वैल्यू बढ़ती रहती है, इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ता रहता है, तो 45 लाख उनको इंश्योरेंस क्लेम मिला। दैट्स द सिनेरियो। अब क्या कंप्यूटेशन होगी, क्या कैलकुलेशन होगी, ध्यान देंगे जरा सर। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल समझिएगा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन वो आएगी 45 लाख। एक तरह से आपने इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया, ठीक है, 45 लाख माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां पर आएगा 5 लाख, जो हमारी वैल्यू थी, जितने का घर खरीदा गया था, 5 लाख रुपीस यहां पर आ जाएगा, इनटू नीचे तो ऑब्वियसली सर हमें पता है 4-5 का आएगा, ऊपर आएगा 19-20। गॉट इट? जो वैल्यू होगी उसको आप यहां पे लिखेंगे इंडेक्स की, और ये वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे। गॉट द पॉइंट? एसेट का वजूद, भाई पीरियड ऑफ होल्डिंग एसेट का कहां तक माना जाएगा? 19-20 तक माना जाएगा, और कंप्यूटेशन 19-20 के हिसाब से होगी। इस चीज पर आपको ध्यान रखना है। क्लियर? एंड सिमिलरली सवाल उठता है कि सर ये जो पूरी कंप्यूटेशन है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करा है, यहां पर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। ये जो कैपिटल गेन है, ये जो कैपिटल गेन है, ये किस ईयर में टैक्सेबल होगा? दैट पर्टिकुलर ईयर इज 22-23। जिस ईयर में क्लेम रिसीव हुआ है, सरकार को टैक्स मांगने का अधिकार उसी ईयर में मिलेगा। गॉट द पॉइंट? बस जो कंप्यूटेशन है वो हम 19-20 की करेंगे। सो दैट्स द सिनेरियो जहां पर हमें ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम हम किस तरह से अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेंगे। गॉट द पॉइंट? यही सिचुएशन हमारी यहां पर सारी की सारी हमने देखी। भाई जो भी
कंपनसेशन मिलेगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, वो फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगी। हाँ, इसमें एक चीज समझिएगा, वैल्यू ऑफ मनी फेयर मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ अदर एसेट। कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस क्लेम जरूरी नहीं है मनी की फॉर्म में मिले हमेशा, दूसरी एसेट, मान लो इस केस में कंपनी एक और रेजिडेंशियल हाउस दे देती है ना, और एसएससीबी कहता है कि ठीक है मुझे मंजूर है, तो कैश तो नहीं मिला ना उस केस में, तो जो घर की वैल्यू होगी, फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वो सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। ओके, कैपिटल गेन कंप्यूट होगा, कैपिटल गेन कंप्यूट होगा जब एसेट डिस्ट्रॉय हुई थी, लेकिन टैक्सेबल होगा जिस ईयर में वो रिसीव हुआ है उसका कंपनसेशन। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जो मैंने गोल्ड सिल्वर वाला एग्जांपल आपको दिया था, असेसी के पास घर में गोल्ड सिल्वर वगैरह पड़े हुए हैं, उसने बोला कि यार ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करते हैं, उसने वो सारा गोल्ड ज्वेलरी उठाया और बिजनेस में पुट ऑन कर दिया। ठीक है, इसके अलावा भाई आपके पास जमीन थी, कई सारे प्लॉट्स पड़े थे, तो जो जमीन के जो प्लॉट्स हैं, लैंड है सर, वो कैपिटल एसेट है, राइट। लेकिन कल को आपने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया और बोला जी ये अब मेरी तरह से मैं इनके साथ डील करूंगा, तो प्लॉट्स क्या बन गए, स्टॉक इन ट्रेड बन गए। ओके, तो ये सिनेरियो भी हो सकता है। अब इस केस में कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए बिल्कुल सिंपल। मान लीजिए आपने गोल्ड बाय करा, कब बाय करा, 2007-8 में, ठीक है, 2007-8 में फॉर रुपीज मान लेते हैं 3 लाख रुपीज ओनली। ओके, आपने बिजनेस स्टार्ट करा और इस गोल्ड को उठाकर आप अपने बिजनेस में लेकर आ गए, और यह घटना घटी 2015-16 में। ठीक है, यहां पर जो इसकी वैल्यू थी इस टाइम पर, वो मान लीजिए 8 लाख रुपीस मैं मान लेता हूं, और फाइनली बिजनेस में इसको बेच दिया गया, सोल्ड हुआ, जो ज्वेलरी थी आपकी सोल्ड हो गई 22-23 में, एंड टोटल अमाउंट जो था 25 लाख रुपए का था, राइट। ओके, ये सिनेरियो हमारा ट्रांसफर टू द बिजनेस की बात हम कर रहे हैं, जब हम अपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में दोस्तों, इस कंप्यूटेशन में दो तरीके से, दो पार्ट में इनकम लिख लेगी। मैं खाली कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल इनकम की बात कर रहा हूं। एक कैपिटल गेन के मायने में और एक बिजनेस के मायने में, पीजीबीपी के मायने में। पीजीबीपी का बिल्कुल सिंपल है, 2022-23 में, 2022-23 में आपकी यहां पर जो वैल्यू है पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी, और बिल्कुल सिंपल सिनेरियो होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 25 लाख लाख है, ठीक है भाई, जीरो को थोड़ा एडजस्ट कर लेना, माइनस 8 लाख, और जो कितना हो गया 17 लाख का जो अमाउंट है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। ये बिल्कुल सिंपल है। रही बात आपके कैपिटल गेन की, कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन 8 लाख रुपीस, कितना, 8 लाख रुपीस, जिस वैल्यू पर आपने उसको बिजनेस में ट्रांसफर किया था, माइनस, अब ये लंबा टाइम ही था तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड दैट अमाउंट इज आपका 3 लाख रुपया था, ये 3 लाख में खरीदी थी, समझ गए होंगे आप, इनटू, सर नीचे तो जिस साल खरीदा है 7-8, उसका इंडेक्स नंबर हम लिखेंगे, ऊपर आएगा 15-16, राइट, जिस ईयर में आपने बिजनेस को ट्रांसफर करा था, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है जो आपने इंश्योरेंस वाले में इस्तेमाल करा था, ऊपर 15-16 यहां पर आ जाएगा। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ये जो ईयर है टैक्सेबिलिटी का, वो भी 22-23 ही रहेगा, वो भी 22-23 ही रहेगा। द थिंग इज, आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट तो 15-16 तक हुआ जिस ईयर में आपने बिजनेस को ट्रांसफर करा था, लेकिन आपने जस्ट अभी एसेट को ट्रांसफर करा है ना, एक्चुअल में तो आपके हाथ में अर्निंग आई नहीं। एक्चुअल अर्निंग कब आएगी, जब वो बिकेगा, और बिका हमने उस ईयर में उसको टैक्सेबल करा। तो ये ट्रीटमेंट हो जाती है जब आप बिजनेस में ट्रांसफर करते हो अपनी एसेट्स को, एंड वही सारा सिनेरियो दोस्तों यहां पर हमारा लिखा हुआ है। सिचुएशन में फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या लेंगे, जो आपने एसेट ट्रांसफर करी है अपने बुक्स में, सॉरी, फुल वैल्यू कंसिडरेशन जब एक्चुअल में वो सेल आउट हुई है अपने नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, द फेयर मार्केट वैल्यू,
ठीक है, जिसको आपने बिजनेस में ट्रांसफर करा उसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे 8 लाख रुपए लिए वो फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगी। बिजनेस की सिंपल है, जिस ईयर में आपका सेल आउट हुआ है एक्चुअल में उस ईयर में टैक्सेबल होगा। ओके नाउ उसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा सेक्शन आता है, दैट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। ओके, अच्छा सेक्शन ये, इसका लॉजिक समझिएगा। मैं पहले आपको इसका जो मेन पार्ट है वो रीड आउट करवा देता हूं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पीरियड ऑफ होल्डिंग। Cost of acquisition and period of holding of any security shall be determined on the basis of FIFO method, first in first out method. सेल कंसिडरेशन, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नॉर्मल होगा, एक्सपेंडिचर ट्रांसफर का नॉर्मल होगा। ये मुद्दा क्या है देखिए समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग पर आइएगा, इसको तसल्ली से समझिएगा पूरा का पूरा। टैक्सेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैट अकाउंट या डीमैट फॉर्म। व्हाट इज डीमैट अकाउंट या व्हाट इज डीमैट फॉर्म? डीमैट अकाउंट हम जानते हैं कि सर ये शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह के लिए हमें होल्ड करना होता है, हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, ब्रोकरेज फर्म्स के साथ। डीमैट अकाउंट, इसकी फुल फॉर्म डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब है मटेरियलिज्म को खत्म करना, इज डीमैट। ओके, मटेरियलाइजेशन को डी कर देना, खत्म कर देना, इज अ डीमटेरियलाइजेशन। ये कौन से मटेरियलाइजेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं? देखो अगर दोस्तों, अगर मैं आज से 15, 16, 17 साल पहले चला जाऊं या उससे थोड़ा और ज्यादा पहले चला जाऊं, आपने स्कैम 92 करके जो शेयर ट्रेडिंग के ऊपर एक बड़ी अच्छी सीरीज है प्रतीक गांधी की जो हर्षद मेहता के ऊपर बनी, वो देखी होगी। पुराने टाइम में जब शेयर्स की ट्रेडिंग होती थी तो वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो मटेरियल फॉर्म में हुआ करती थी, पेपर्स के फॉर्म में हुआ करती थी। अब होता क्या है, होता क्या था उस टाइम पर कि आप अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो तो उसका शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू करा जाता था। अब हुआ क्या, आज के टाइम पे क्या होता है कि मान लीजिए डीमैट अकाउंट है, तो मैंने फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज टाटा मोटर्स के 100 शेयर खरीदे, ठीक है, तो वो मेरे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। कल को मान लो मैं 50 और खरीदता हूं तो 50 मेरे 100 में ऐड हो जाएंगे, 150 रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद मैं क्या नाम है आपका फिर 200 और खरीदता हूं तो ऐड होते चले जाएंगे। तो जितने भी मैं टाटा मोटर्स के शेयर खरीदूंगा वो ऐड ऑन होते चले जाएंगे। लेकिन पहले क्या था, हाँ, और दूसरा, अगर मैं कल को बेचना चाहूं, मैंने टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे, कैसे खरीदे सर? एक दिन 100 खरीदे, एक दिन 50 खरीदे, उसके बाद फिर 200 खरीदे, तो आज मेरे अकाउंट में 350 जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, 350 रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कल को अगर मैं मान लीजिए 120 शेयर्स बेचता हूं, 120 शेयर्स बेचता हूं, तो वो ऑटोमेटिकली ये वाले 100 और यहां से 20 जाएंगे। फीफो मेथड पे डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग होती है। लेकिन पहले क्या होता था कि मैंने जब ये वाले 100 शेयर्स खरीदे टाटा मोटर्स के, तो मुझे 100 शेयर का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा पेपर फॉर्म में। ओके, फिर ये 50 का क्या नाम है मैंने खरीदा तो मेरे पास एक और आ गया, 2 शेयर सर्टिफिकेट हो गए। फिर 200 का खरीदा तो एक और आ जाएगा, पेपर नहीं मेरे पास, 3 पेपर हो जाएंगे मेरे पास अलग अलग, राइट, क्लियर। तो इस तरह से पहले मटेरियलाइजेशन फॉर्म में ट्रेडिंग होती थी। जैसा मैंने बताया कि आज मैं अगर मान लीजिए आपको बेचता हूं क्या नाम है 100 शेयर बेचता हूं, तो ऑटोमेटिकली ये वाले बिकेंगे, ऑटोमेटिकली ये वाले बिक जाएंगे, क्लियर। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मेरे पास 3 अलग अलग पेपर हैं, तो मैं चाहूं तो पहले ये वाला भी बेच सकता हूं, मैं चाहूं तो पहले ये वाला भी बेच सकता हूं, और चाहूं तो पहले मैं ये वाला भी बेच सकता हूं, जो मेरी मर्जी में उसको बेच सकता हूं। शेयर सर्टिफिकेट के केस में ऐसा होता था। अब हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा। मैंने 1995 में टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स बाय करे, ठीक है। फिर 1997 में 50 शेयर्स और बाय करे। फिर 2001 में मैंने 200 शेयर्स और बाय करे, तो टोटल मेरे पास हो गए 350 शेयर्स, है ना। और भी खरीदे, मतलब मैं इस डेट तक का ले रहा हूं। ये सारे के सारे मटेरियलाइज्ड फॉर्म में थे, क्लियर। अब धीरे धीरे डीमटेरियलाइजेशन शुरू हुआ, डीमैट अकाउंट खुले, तो मैंने क्या करा, जब मैंने इन सारे के सारे शेयर सर्टिफिकेट्स को, सारे के सारे मटेरियलाइज्ड स्टॉक्स को डीमटेरियलाइज करा डीमैट अकाउंट में, मैंने बोला कि भाई मेरे 2007 में मान लो करा, मैंने क्या करा यार, ये मेरे 50 शेयर्स जो है
वो डीमेट में ट्रांसफर कर दो, जो मैंने 1997 में खरीदे थे। अरे फिर मैंने, अरे ध्यान आया, अरे मैंने तो और भी खरीदे हुए हैं, अरे ये 200 शेयर्स जो है, 200 शेयर्स ये जो मैंने 2001 में खरीदे थे उनको भी डीमेट में ट्रांसफर करवा दो। अरे यार 95 वाला पर्चा तो अब मिला मुझे 2009 में। 2009 में मैंने अपना 100 शेयर वाला जो है वो भी डीमटेरियलाइज करवा दिया 1995 में। क्लियर? तो ये 350 शेयर्स जो पहले मेरे मटेरियलाइज थे, वो डीमटेरियलाइज हो गए। अब क्या हुआ, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ये इस तरीके से मटेरियलाइज हुए थे, फिर इनकी एंट्री प्रॉपर डीमेट अकाउंट में कराई गई। मैंने क्या करा, सोल्ड कर दिए 120 शेयर्स 2022-23 में। क्लियर? वट एवर इज द प्राइस, मैंने बेच दिए। अब सवाल उठता है कि ये 120 शेयर कौन से बेचे हैं या किस में से बेचे हैं, इसमें से, इसमें से, इसमें से, या मैं इसके हिसाब से चलूंगा किस में से। तो ध्यान दीजिए, ये 120 शेयर्स का फीफो अप्लाई होगा, फीफो अप्लाई होगा किसके ऊपर? डीमेट अकाउंट के सिचुएशन के हिसाब से। यहां पर फीफो में आपने 50 शेयर्स आपके माने जाएंगे जो 1997 में खरीदे थे, और बाकी 70 शेयर्स माने जाएंगे जो आपने 2001 में खरीदे थे। एक्चुअल में सबसे पहला फीफो आपका 95 का है, फिर 97 का है, फिर 2000 का है, लेकिन आपने डीमेट अकाउंट में किस ऑर्डर से ट्रांसफर करे, फीफो उस तरीके से लगेगा। आपने सबसे पहले फीफो में 97, आपने सबसे पहले डीमेट अकाउंट में 97 वाले शेयर ट्रांसफर करे थे, तो सबसे पहले वो बेचे हुए माने जाएंगे। फिर 2001 वाले माने जाएंगे, 200 करे थे ना, लेकिन 120 बेचे हैं, तो 70 वहां से डिडक्ट होंगे। गॉट द पॉइंट? तो ये बेसिकली एप्लीकेबिलिटी है डीमेट अकाउंट की। हाँ, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, कंप्यूटेशन कैसे होगी वो बिल्कुल सिंपल मैनर में होगी। यहां पे सेल कंसिडरेशन आपकी आ जाएगी जितने में बेचा होगा। जब आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे इन 50 शेयर्स की, तो वो किसके हिसाब से होगी? आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में आपने खरीदा होगा इनटू यहां पर सेल ईयर आएगा 22-23 और नीचे आएगा जिस ईयर में आपने बाय करा है, यानी कि 1997। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2001-2 से आपके इंडेक्सेशन शुरू हुई है, तो उसका इंडेक्स हम डालेंगे। बट मेन चीज ये थी कि पहले शेयर कौन सा कटेगा। सो दैट्स द सिनेरियो ऑफ डीमेट अकाउंट दोस्तों, जो हमने लॉजिक अपना यहां पर समझा। ठीक, आई होप ये आपको समझ आया, बाकी इसको आप रीड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिंपल सा पॉइंट आपका, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर्स मेंबर टू द फर्म एओपी बीओआई। अपनी एसेट थी वो हमने अपने बिजनेस में ट्रांसफर कर दी, अपने फर्म में ट्रांसफर कर दी। एक तरह से वही चीज हो गई ना, जब ऊपर हमने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा एसेट को, तो यहां पर भी है कैपिटल एसेट को अपने बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया। तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगी? जो बुक्स में आपने रिकॉर्ड करा है, जो बुक्स में आपने रिकॉर्ड करा है। और ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, जिस ईयर में सीधी सी बात है आपने ट्रांसफर करी है अपने बिजनेस को, उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी। यहां पर स्टॉक इन ट्रेड की तरह एसेट को बिकने का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुई थी। स्टॉक मतलब एक्चुअल में बिकेगा, लेकिन यहां पर क्या है, एसेट को आपने अपनी एसेट को आपने बिजनेस में ट्रांसफर करा है। आपके देखा जाए तो एसेट क्रिएट करिए, स्टॉक क्रिएट नहीं करा है। ओके, फिक्स्ड एसेट क्रिएट करिए, तो जिस ईयर में ट्रांसफर हुई है उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मैं इसमें एग्जांपल आपको दे देता हूं कि यार मेरे पास ना एक बिल्डिंग थी, तो हमने पार्टनरशिप जो है, बिल्डिंग थी वो मैंने पहले कभी खरीदी थी 5 लाख रुपए में, और हमने 2022-23 में एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करी। तो मैंने कहा यार मेरी बिल्डिंग यूज कर लो बिजनेस को, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी लिखवा दी आपने बुक्स में? 30 लाख रुपए लिखवा दी, ठीक है। तो यहां पर ट्रांजेक्शन क्या होगी? फुल वैल्यू कंसिडरेशन 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीस, और कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी क्या नाम है 5 लाख के हिसाब से हो जाएगी। 5 लाख इंटू ऊपर तो 22-23 ही आएगा, और नीचे जिस ईयर को परचेस करी जाएगी वो ट्रांजैक्शन आ जाएगी। ओके, क्लियर, सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों एक और 45 सेक्शन, उसके बाद फिर हम अपना कंपल्सरी एक्विजिशन करेंगे। तो 45 वाले दोनों पॉइंट जो है एटलीस्ट आज हम कंप्लीट कर देंगे।
ये वाला हो गया ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय फर्म, ये रिवर्स केस हो गया, ऊपर वाले का है रिवर्स केस हो जाता है। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल है, जस्ट आपको रीड करना है। फेयर मार्केट वैल्यू जो कैपिटल एसेट की ट्रांसफर हुई है वो फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानी जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल है, इसको आप रीड करेंगे। मैं आ जाता हूं अब अगले दो मेन पॉइंट्स पर जो सेक्शन 45 के एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका कंपलसरी एक्विजिशन, और फिर एक आपका ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है वो समझेंगे। ओके, सबसे पहले कंपलसरी एक्विजिशन की बात करते हैं, और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा तो नहीं, मतलब हाँ काफी बार इसका जो क्वेश्चन है पूछा गया है। भाई गवर्नमेंट ने या किसी और एजेंसी ने स्पेशली जमीन का इसमें एक्विजिशन होता है, उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है, आपके खेत थे, आपकी बिल्डिंग थी, जी यहाँ से मेट्रो निकलेगी, यहाँ से हाईवे निकलेगा, तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर रही है। ओके, उस केस में उसे कंपलसरी एक्विजिशन कहा जाता है। टैक्सेबिलिटी कैसे होगी आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आपने एक लैंड बाय करी, ओके, 2004-5 में फॉर ₹6 लाख, ₹6 लाख, राइट। ओके, ये कंपल्सरीली एक्वायर कर ली गई गवर्नमेंट के द्वारा 2016-17 में, और गवर्नमेंट ने बोला कि जो इसकी वैल्यू है वो हम आपकी लगाएंगे फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपीस, 40 लाख रुपए में सौदा तय हो गया कि भाई आपको जो मुआवजा है वो दिया जाएगा, ठीक है। अभी ये सेट हो गया, ये बेंचमार्क सेट हो गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी मिल जाती है 2019-20 में, और कितना 25 लाख रुपए, दो बारी में गवर्नमेंट ने पैसा दिया। और सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाती है आपकी मान लीजिए 20-21 में, जो 15 लाख मिल जाता है बाकी। क्लियर? अब इसमें कई बारी क्या इशू चलता है, लोग फिर धरना वगैरह देते हैं कि यार हमारी मुआवजा कम मिला वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फिर एनहांस कंपनसेशन और दी, एनहांस कंपनसेशन दी 2022-23 में, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए और दिए, और इंटरेस्ट के भी दिए। हमने आपकी पेमेंट डिले करी है तो 4 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट का और मिला। तो ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस हमारी हुई, कंपलसरी एक्विजिशन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, आपका क्या नाम है एनहांस कंपनसेशन, ये सब मिला। आइए टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले फुल वैल्यू कंसिडरेशन वो आएगी 40 लाख रुपए। एक तो ये याद रखेंगे, जो पहले डिसाइड हुई है ना वो फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगी। ये 10 लाख रुपए और मिले इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन जो फर्स्ट एग्रीमेंट में डिसाइड हुई 40 लाख रुपए, माइनस कर देंगे आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 लाख रुपए इनटू ऊपर आएगा 16-17 का इंडेक्स, 16-17 का इंडेक्स, नीचे ऑब्वियसली 2004-5 का, और जो अमाउंट आएगा हम यहां पे लिख देंगे। ये जो 16-17 है इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आग लग गई थी जिस ईयर में, इंश्योरेंस वाला केस हमने वही ईयर लिया था। जिस ईयर में आपने स्टॉक को ट्रांसफर करा है वो वहां पे यहीं आ गया था, ये सब आपके वहीं आ गए थे, पॉइंट आपके क्लियर, समझ आ गई थी बात। उसके बाद आगे सिचुएशन जो प्रीवियस ईयर है, सवाल है सर ये ठीक है समझ आ गया, लेकिन टैक्स किस ईयर में लगेगा, सरकार का हक किस ईयर में है टैक्स मांगने का, तो दोस्तों वो याद रखिएगा वो है 19-20। 19-20 जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई है ना जिस ईयर में, उस एग्रीमेंट का जो अमाउंट कंपनसेशन का सेट हुआ था, उस अमाउंट की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिस ईयर में मिल जाएगी, उस ईयर में ये अमाउंट आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सारा का सारा नहीं मिला अभी अमाउंट, बट पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए मिलते हैं ना तो पूरी 40 लाख की टैक्सेबिलिटी इसी ईयर में हो जाती। वो बात अलग है, ऐसा होता नहीं है, अमाउंट एक काफी बड़ा अमाउंट इनिशियली मिल जाता है। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट मिली है 20-21 में, उसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। तो ये कंप्यूटेशन हमारी पूरी हो गई। नेक्स्ट हमारा जो इसमें डिस्कशन होती है वो है एनहांस्ड कंपनसेशन की, जो कंपनसेशन बढ़ के मिली है। दोस्तों 22-23 में कैपिटल गेन सीधा सीधा टैक्सेबल हो जाएगा 10 लाख रुपए। इसे कैपिटल गेन ही बोला जाएगा भाई। टोटल एक्चुअल में वैल्यू 50 लाख की मिली ना, 40 से टैक्सेबल यहां हो गए, और यहां पे 10 लाख रुपए जब एनहांस होकर मिला तब टैक्सेबल हो गया।
इसमें से कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं हो सकती। क्यों? उसका बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हो। जो इंटरेस्ट मिला है 4 लाख रुपए का दोस्तों, जो इंटरेस्ट मिला है 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपीस, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाँ, अभी प्रोविजन पढ़ेंगे इसका हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसमें 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट नहीं मिल जाता, मतलब एग्जम्पशन मिल जाती है कि 50% इसका टैक्सेबल नहीं होगा, 2 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा। तो ये सिनेरियो है दोस्तों कंपलसरी एक्विजिशन के केस में जो हमने देखा। क्लियर जी, समझ आ गया?